सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम आत्मकथा के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। गद्य विधाओं को उनके मौलिक तत्वों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें नाटक में संलाप की, कथा साहित्य में कथन की, निबंध में चिंतन की तथा आत्मकथा जीवनी आदि में वर्णन की प्रमुखता रहती है। अतः कथन, संभाषण, चिंतन तथा वर्णन जैसे प्रमुख तत्वों अथवा साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर गद्य साहित्य को स्थूल रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक, कहानी, उपन्यास, कथ्य, नाटक, एकांकी, नाट्य, निबंध, समीक्षा, चिंत्य, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रावृत्त, इंटरव्यू, पत्र, डायरी आदि। वर्ण, आत्मकथा विधा वर्ण्य साहित्य के अंतर्गत है, क्योंकि आत्मकथा में समग्र जीवन का वर्णन हमें सहज रूप से प्राप्त होता है। इस साहित्यिक विधा में स्वयं लेखक ही नायक होता है। इसी कारण लेखक द्वारा किया गया वर्णन मुख्यतः स्वयं विषयक अधिक रहता है और विषयगत कम होता है। इसमें लेखक अपने जीवन की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का संतुलित और व्यवस्थित चित्रण करता है, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वह अपने जीवन को बहुत अधिक समीप से समझता है। वास्तविक यही है कि जिस रचना में कलाकृति के समान कलात्मक रूप होगा, वही साहित्य का आनंददायक रूप बन सकता है। साहित्य आनंदानुभूति है। जीवन की तटस्थता, तरलता ही साहित्य है। ऐसे ही साहित्य में से हम आत्मकथा के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। आत्मकथा के 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों में से प्रथम तत्व है वर्ण विषय। वर्ण विषय में आत्मकथा में इस मुख्य तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। लेखक अपने जीवन की स्मृति के सहारे महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है, साथ साथ विश्लेषण भी करता है। वर्ण विषय को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए उसमें वर्णित विषय में अपने बाल्यकाल, जन्म, शिक्षा दीक्षा, नौकरी व्यवसाय, शादी ब्याह, पारिवारिक जीवन एवं जीवन संघर्ष का वर्णन करता है। आत्मकथागत वर्ण विषय का प्रमुख गुण है सत्यता और यथार्थता। वर्ण विषय का अन्य गुण है रोचकता। आत्मकथा लेखक के लिए यह आवश्यक होती है कि वह अपने अतीत की घटनाओं को इस प्रकार लिखे कि पाठक पूर्ण रुचि के साथ पढ़े। उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त आत्मकथा के वर्ण विषय में संक्षिप्तता का होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में मानव विस्तृत विषय को सुनना या पढ़ना पसंद नहीं करता। अतः आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, सत्यता, यथार्थता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता के कारण आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। लेकिन विषय तभी उत्कृष्ट एवं परिपक्व बन सकता है
यदि लेखक पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने विषय में वर्णन करे। इसी आत्मकथा का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण आत्मकथा का द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मकथा लेखक अन्य पात्रों से पहले अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। डॉक्टर चंद्रावती सिंह इस संबंध में कहती है, आत्मचरित्र आत्म परिचय का साधन है। लेखक आत्मचरित्र में अपने मस्तिष्क के विकास का क्रम लिखता है। वह स्वयं अपने मस्तिष्क का अध्ययन करता है, आत्मनिरीक्षण और आत्मविवेचन करता है, अर्थात चरित्र के सभी पक्षों का विश्लेषण भी आत्मकथा में होता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही नायक या प्रधान पात्र होता है, जो चरित्र चित्रण का मुख्य आधार स्तंभ ही है। नायक किन परिस्थितियों में किस प्रकार संघर्ष करते रहा है, किन परिणामों से अपनी दुर्बलता और कष्ट तथा संकटों समस्याओं से निकलकर अपने आप को इच्छित मार्ग पर ला सका आदि का वर्णन चरित्र चित्रण में किया जाता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही प्रधान पात्र होने के कारण उसके संपर्क में आए हुए अन्य लोग यह गौण पात्र माने जाते हैं। आत्मकथा में नायक का परिचय स्वयं उसकी वाणी से तो मिलता ही है, साथ ही उसके आचार विचार, भावना, सुख दुख, सबलता दुर्बलता का परिचय स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के वार्तालाप के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मकथा में आंतरिकता का वर्णन है, जिसके फलस्वरूप उसके साहस, शक्ति, उत्साह का रेखांकन होता है। स्पष्ट है, आत्मकथा में गुण दोषों का विवेचन सत्यता के धरातल पर करना चाहिए। आत्म प्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। वही आत्मकथा सच्ची आत्मकथा है। आत्मकथा का तीसरा तत्व है देशकाल एवं वातावरण। किसी भी व्यक्ति की कसौटी देशकाल वातावरण पर ही निहित होती है। आत्मकथाकार अपनी जीवन विषयक कहानी समझा रहा है, उसका कब, कैसे, कहाँ और क्यों आदि से संबंध है। इस तत्व में वह अपने जन्मस्थान और परिस्थिति का प्रारंभ से लेकर अब तक का जीवन उद्घाटन करता है। देश और काल परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। इसी प्रकार वर्ण तथा चरित्र पर भी पड़ना आवश्यक है। जिस प्रकार का वातावरण होगा, उस चरित्र पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। वातावरण चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों का ही संकुल नाम है, जिनसे हर समय आत्मकथाकार को संघर्ष करना पड़ता है। आत्मकथाकार किसी काल और देश विशेष में ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। इसी के साथ आत्मकथा लेखक अपने व्यक्तित्व को अधिक निखारने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करता चलता है। उसके जीवन की घटनाएं देश काल से सर्वथा संबंध रहती है। आत्मकथा में लेखक ही मुख्य होता है, वह अंगी होता है। देश और काल तो अंगीभूत होकर रहता है। जो भी क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है, उन तत्कालीन परिस्थितियों का ही वर्णन किया जाता है। आत्मकथाकार धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण में अपनी भूमिका कायम रख सका।
साथ ही उसके दृष्टिकोण जनता और समय के साथ पनपते रहे आदि का अंकन मिलता है। विशेषतः वह उस समय घटना प्रवास का वर्णन करता है जिसके प्रभाव के कारण वह जीवन लक्ष्य मार्ग दिशा को पा सका है। आत्मकथा का चौथा तत्व है शैली। शैली आकर्षक, गतिशील, यथार्थ, तरल तथा पठनीय हो। शैली पर लेखक के व्यक्तित्व की अमिट छाप होती है। शैली गंभीर तथा अंतर जगत का विश्लेषण करने में समर्थ होती है। आत्मकथा की शैली में प्रभावात्मकता, संक्षिप्तता एवं रोचकता आदि गुणों का होना आवश्यक होता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई भी आत्मकथाकार जिस माध्यम को अपनाता है उसे भाषा कहते हैं। आत्मकथा लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल भाषा का ही प्रयोग करे, जिससे उसकी आत्मकथा सर्वग्राह्य हो सके और अधिक मात्रा में पाठक को प्रभावित कर सके। भाषा अत्यंत पारदर्शी, बोधगम्य तथा सहजता से युक्त हो, क्योंकि वह भावाभिव्यक्ति का साधन है। इस प्रकार भाषा में शब्द, पद, वाक्य, उक्ति, शैलियों के विभिन्न रूप सम्मिलित होते हैं। एतयो भाषा और शैली आत्मकथा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा का भावानुकूल और विषयानुकूल होना आवश्यक है। भाषा भाव विचारों का परिधान है, जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों का आधार लिया जाता है। भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुण का होना भी आवश्यक है। शुद्ध, स्पष्ट, परिमार्जित, परिपक्व भाषा द्वारा ही लेखक अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्द चयन, विषय एवं भावों के अनुकूल होना आवश्यक है। भाषा ही आशय को जीवंतता प्रदान करती है। अतः पात्र एवं परिवेश के अनुरूप भाषा प्रयोग उचित ठहरता है। आगे का आत्मकथा का तत्व है उद्देश्य। आत्मकथा लेखन का उद्देश्य अन्य विधाओं से भिन्न होता है। आत्मकथा का उद्देश्य होता है आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्पण, अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह या जटिल विश्व की उलझनों में अपने आप को अन्वेषित करने का साहित्यिक प्रयास। आत्मकथा लिखने का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग उठा सके। आत्मकथा लेखक अपने जीवन के संघर्षों और कष्टों को किस सहजता से पराजित कर सका और अपना जीवन कैसे आनंदमय बना सका, पाठक से इसका भी साक्षात्कार कराता है। आत्मकथाकार अपनी रचना से स्वयं के आदर्श, विचार, सिद्धांत, संकल्प, यथार्थ जीवन में कैसे श्रेष्ठ रहे आदि को भी समझाता है। वह घटना को या संपूर्ण जीवन को ही कलात्मक रूप से दिखाता है ताकि पाठक प्रभावित हो सके। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। उसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य यही है कि वह आत्मनिर्माण या आत्मपरीक्षण करना चाहता है अथवा अपने जीवन के अतीत की उन स्मृतियों को जो आज भी
तरोताजा फूल के समान सुवासित है, प्रकट करना चाहता है। आत्मकथा लेखक जीवन के उतार चढ़ाव, कष्ट, दुख, सुख का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। वह पाठक को अपने जीवन के पास पहुंचाने का प्रयास करता है, अर्थात आप बीती को ही व्यक्त करता है। इस तरह आत्मकथा लेखन के दृष्टिकोण इस प्रकार है। एक है, आत्मकथन परक साहित्य का उद्देश्य होता है आत्मनिर्माण, आत्म परीक्षण या आत्मसमर्पण। दूसरा दृष्टिकोण है, लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग उठा सके, जैसे जीवन में सफल व्यक्ति, कलाकार, खिलाड़ी, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित व्यक्ति आदि। आत्मकथा का तीसरा दृष्टिकोण है, लोगों तक अपने अच्छे बुरे जीवनादर्शों और अनुभवों को पहुंचाना। आत्मकथा का चौथा दृष्टिकोण है, आत्म प्रचार तथा आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा आत्मसमर्पण समर्थन की वृत्ति। आत्मकथा का पांचवा दृष्टिकोण है, अतीत को व्यक्त करने की वृत्ति और दूसरों का मार्गदर्शन कर आने वाली पीढ़ी के सामने अपना जीवन दर्शन पहुंचाना। छठवां दृष्टिकोण है, जीवन में आए पश्चाताप, मानसिक तनाव से मुक्त होने की वृत्ति। सातवां दृष्टिकोण है, वर्ण तथा जाति के कारण भोगे गए जीवन अनुभवों की विवशता और सामाजिक अन्याय को उद्घाटित करने की वृत्ति। आत्मकथा के तत्वों के साथ साथ आज हम आत्मकथा के प्रकार को देखते हैं। आत्मकथा के प्रकार इस प्रकार है। आत्मकथाएं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है, इसी कारण उनका वर्गीकरण निम्नता किया जा सकता है। मौलिक आत्मकथाओं में केवल साहित्यिक व्यक्तियों द्वारा प्रणीत आत्मकथाएं ही नहीं मिलती, वरना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत धार्मिक, राजनीतिक, समाजसेवी, क्रांतिकारी, अभिनेता आदि की आत्मकथाएं भी प्राप्त होती है। धार्मिक प्रवृत्ति प्रधान आत्मकथाएं इस प्रकार की आत्मकथा में अत्यधिक मार्मिकता से चित्रण प्राप्त होता है, जैसे स्वामी दयाल सिंह प्रवासी की आत्मकथा। राजनीतिज्ञों की आत्मकथाएं। हिंदी में राजपुरुषों ने भी स्वयं के अतीत का स्पष्टीकरण करके तत्कालीन संघर्षों का पूर्ण परिचय दिया है। इसमें सर्वाधिक संघर्षपूर्ण वातावरण राजनीतिक नेताओं का होता है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि की आत्मकथाएं। सामाजिक या समाज सुधारकों की आत्मकथाएं। हिंदी में कतिपय आत्मकथा लेखकों ने जन कल्याण तथा मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर भी आत्मकथाएं लिखी हैं। अन्य कला से संबंधित जीवन की आत्मकथाएं। इस वर्ग की आत्मकथा पाठक को तन्मय करने की सामर्थ्य रखती है। वे विवरण विश्लेषण से पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। कलाकार के इसी भावात्मक स्पर्श द्वारा हम उसी के अनुरूप जीवन पथ पर चलने के लिए लालायित हो जाते हैं, जैसे बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। उद्योग एवं व्यावसायिकों की आत्मकथाएं, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं, पत्रकारों की आत्मकथाएं, दलित जीवन की आत्मकथाएं,
श्री जीवन की आत्मकथाएं, साहित्यकारों की आत्मकथाएं, कथाकारों की आत्मकथाएं, आलोचकों की आत्मकथाएं, शैली के आधार पर आत्मकथाएं, निबंधात्मक शैली के माध्यम से लिखी गई आत्मकथाएं, संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई आत्मकथाएं, डायरी शैली में लिखी गई आत्मकथाएं। इस प्रकार आत्मकथा के अलग अलग विभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं। धन्यवाद।